गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ, प्रशंसा याद हो। सभी लोग आ जाओ। खुश रहिए। नीतीश, सोनाली, अंकित, नमन, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चों? और कैसा रहा दशहरा? रावण वावन जला लिया है ना? हाँ, खुश रहिए प्राची, नीतीश। हाँ, सभी को शुभ संध्या। ठीक है सुदीप जी, बात होगी। अविनाश, आपकी भी समस्या का निदान किया जाएगा। मैं बढ़िया हूँ, खुश रहिए। अमित, सुमित, रंजन, शिव, भावना, श्रेया, निशा, मनीषा, विशाल, आशीष, एमआर, कृष्णा, हिमांशी, अजय, रंजन, सभी को शुभ संध्या। खुश रहिए, सफल होइए। माँ दुर्गा आप सबको सफलता प्रदान करे। चलिए, ठीक है सबनम, आपका स्वागत है। चलिए, ठीक है, गुड। पढ़ाई ही करना है, रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, बोलकर ही लिखाएंगे। थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, कुछ लोगों का छूट जाता है शशांक। अब बड़े बड़े कोचिंग में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। ठीक है, रोहित, सरस्वती, दीपिका, प्रिया, शिवा, हर्षित, श्रेया, शिव। हाँ, पिछली क्लास में जो हमने दर्शन थोड़ा न्याय का दार्शनिक पक्ष देखा था, आज हम लोग उसी कक्षा में अंतिम कड़ी जो है उसको आगे देख लेते हैं, आज की कक्षा तक। ठीक है रंजन। चलिए, अब हमारे अंदर है या बाहर है वो बाद की बात है ना। रावण में सब कुछ बुराई ही नहीं थी, थोड़ा रावण विद्वान भी था, ये बात भी। थोड़ी बहुत गलतियां हर इंसान से होती है, चलिए, है ना। उसके उस पक्ष के लिए हमने उसको बहुत निंदित किया है। आंसर राइटिंग में अभी आएगा। अमित, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया आंसर। हाँ, स्टार्ट करेंगे आज। तो आज भर बस इसका दर्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा जो कल से अपना हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे, तब आंसर राइटिंग वगैरह। देखो, अब तक जो पढ़ा है ना, वो अभी तक आपका बेस है। उसी के आधार पर आपके सामाजिक न्याय संबंधित आपका अप्रोच बिल्डअप होगा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी कोई बनाती है उसके पीछे क्या। हाँ, रोल्स बताऊंगा भी जस्ट। ठीक है, आंसर में स्पीड आ जाएगा, मैं धीरे धीरे, है ना। ठीक है अविनाश, बात करेंगे ऑप्शनल पर भी। मैं ठीक हूं क्रांति। हाँ सिमरन, हो रहा है सबका कमेंट। इतने सारे कमेंट हैं, एक आधा स्किप हो जाता है, उसके लिए बुरा नहीं मानना, है ना। हमने आपको स्टार्ट किया था न्याय का दर्शन, न्याय क्या है, और फिर हमने न्याय संबंधित कुछ विचारकों के बारे में चर्चा की, और खास करके हमने उसमें पहले शुरुआत की प्लेटो के दर्शन से कि प्लेटो ने न्याय को क्या माना, सद्गुण माना, आत्मा का गुण, ईश्वर का गुण माना, और कहा कि न्याय मनुष्य के मूल प्रवृत्तियों में संतुलनकारी एक शक्ति है। मानव की 3 मूल प्रवृत्तियां हैं, सबको आपको याद ही होगा, हमने अच्छे से समझाया। पहला क्या है? एपिटाइट, तृष्णा, इंद्रिय सुख, वासना जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा साहस या शौर्य, और तीसरा विवेक। इन तीनों के मध्य संतुलनकारी शक्ति कौन है? न्याय है। यानी न्याय कहीं ना कहीं मानव की इन 3 मौलिक जो भी प्रवृत्तियां हैं उनमें संतुलन लाने का एक कार्य करता है। इसके बाद प्लेटो ने कहा कि राज्य भी क्या है? मानव का एक बृहद स्वरूप है। जो गुण राज्य मनुष्य में पाई जाती है उसी को पूरा करने का कार्य राज्य में भी लोग करते हैं। और इंद्रिय तृष्णा, वासना या के प्रतिनिधि के रूप में उत्पादक वर्ग है, साहस या शौर्य के प्रतिनिधि के वर्ग के रूप में सैन्य वर्ग है, और विवेक या बुद्धि के प्रतिनिधि के वर्ग में दार्शनिक या विद्वान है। इन तीनों के मध्य संतुलन लाना, इन तीनों के मध्य एक समन्वय स्थापित करना एक न्यायप्रिय राज्य का कार्य है ना। ये बात कौन कहता है? प्लेटो। प्लेटो न्याय को सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छा गुण, मूल्य जो समाज के लिए अच्छा है। न्याय की व्याख्या जब प्लेटो करता है तो वह कहीं ना कहीं न्याय की अमूर्त व्याख्या करता है, उसके व्यवहारिक स्वरूप को दरकिनार करता है, और कहीं ना कहीं सद्गुण वगैरह की चर्चा करता है। न्याय वितरित कैसे हो, इस पर कुछ ज्यादा प्लेटो चर्चा नहीं करता है कि वितरण मूलक न्याय, राज्य कैसे,
अपने नागरिकों के मध्य संसाधनों, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, आय आदि का वितरण करे। ये सब बातें प्लेटो नहीं बताते, और प्लेटो कहीं ना कहीं थोड़ी अमूर्त व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या करते हैं, और इन्हीं आधार पर प्लेटो की आलोचना होती है। और उसके बाद अरस्तु का विचार आता है। अरस्तु कहता है कि सद्गुण ही सिर्फ न्याय नहीं है, सद्गुण का व्यवहारिक पक्ष न्याय है। विवेकी होना अलग बात है, विवेक सम्मत आचरण करना अलग बात है। कहीं ना कहीं जो भी सद्गुण है उसका व्यवहारिक स्वरूप ही न्याय है, यह बात अरस्तु कहता है। और अरस्तु कहता है न्याय प्रदान करना राज्य का सबसे प्राथमिक और मूलभूत गुण है। और वह न्याय के दो स्वरूपों की चर्चा करता है, साधारण न्याय और विशिष्ट न्याय। साधारण न्याय का मतलब जो भी औचित्य और सद्गुण से रिलेटेड बातें हैं, और कहता है विशिष्ट न्याय मूल है, इसी पर राज्य को अधिक फोकस करना चाहिए। और विशिष्ट न्याय के भी दो स्वरूप की चर्चा करता है, एक को वितरण मूलक न्याय कहता है और दूसरा को संशोधनात्मक न्याय। वितरण मूलक न्याय मतलब राज्य अपने नागरिकों के मध्य पद प्रतिष्ठा, आय, सम्मान, संसाधन आदि का वितरण किसके आधार पर करे? क्या राज्य सभी नागरिकों के मध्य आय, पद, प्रतिष्ठा, संसाधन का समानुपातिक वितरण कर दे? फिर राज्य का विकास ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अरस्तु कहता है कि राज्य को अपना वितरण करते वक्त सभी को समान रूप से वितरित नहीं करना चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, संसाधन, वस्तुएं, बल्कि वह उसको उसके आनुपातिक महत्व, जो व्यक्ति राज्य के लिए जितना बेनिफिशियल है, जो व्यक्ति राज्य को जितने संदर्भों में लाभान्वित करता है, उसको संसाधन की मात्रा अधिक देनी चाहिए। यानी समान लोगों के साथ समान, और असमान जो है यानी जो विशिष्ट है उन्हें अधिक सम्मान, प्रतिष्ठा, संसाधन प्रदान करना चाहिए। और कहता है कि एक न्यायप्रिय राज्य वह है जहां पर संसाधनों का वितरण करते वक्त उसके आनुपातिक महत्व पर ध्यान दिया जाता है, किसने किस सीमा तक राज्य को फायदा पहुंचाया। अब देखिए ये सब बातें जो थी वह ग्रीक फिलोसोफर की बात थी। आधुनिक काल में खास करके 17वीं शताब्दी में न्याय संबंधित एक नई विवेचना स्टार्ट होती है और उदारवादी पहले आते हैं। मैं संक्षेप में रख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। उदारवादी क्या कहते हैं कि मनुष्य एक बौद्धिक और तार्किक प्राणी है, वह अपने जीवन के बारे में श्रेष्ठ निर्णय ले सकता है यदि उसे बंधनों से मुक्त कर दो। किसके बंधन से? धर्म के बंधन से, प्रथा के बंधन से, राज्य के बंधन से। और यदि उसे स्वतंत्र कर दो तो वह अपना विकास कर लेगा। और यही बात हर मनुष्य पर लागू होती है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में अंतर विरोध नहीं है। एक व्यक्ति का अगर भला होगा तो उससे समाज का भी भला होगा। यह सोचना कि सिर्फ व्यक्तियों का भला हो, समाज का न हो, ऐसी मान्यता नहीं है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों लगभग समान है, दोनों में अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की क्या है? इकाई है। फिर कहते हैं उदारवादी कि प्रत्येक व्यक्ति के आपसी संबंध एक दौर या प्रतिस्पर्धा के समान है, जहां हर व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ इसमें पार्टिसिपेट करता है, भागीदार बनता है। और जो व्यक्ति अधिक योग्य है, अधिक सक्षम है, अधिक दक्ष है, वह विजित होता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी बातें उदारवादियों के मुख से आती है। अब देखो उदारवादियों की अगर ऐसी व्याख्या होगी तो कहीं ना कहीं उसका समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव तो होगा, परंतु उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिख सकते हैं। समाज में सभी की आर्थिक स्थिति, सभी की बुद्धि, विवेक, साहस, इन सब सभी के पास समान रूप में नहीं होता, तो फिर जो योग्य है, श्रेष्ठ है, वो आगे बढ़ जाएंगे और अधिकांश संख्या जो जनसंख्या है वह क्या हो जाएगी? पिछड़ जाएंगी। अब उदारवादियों की यही मान्यताओं के आधार पर पूंजीवाद का प्रसाद, महल खड़ा होता है, प्रासाद। और कहीं ना कहीं उदारवाद ने जो न्याय की व्याख्या की, उसने कहा कि न्यायप्रिय राज्य वह है जहां पर प्रक्रियात्मक न्याय स्थापित करना चाहिए। मतलब न्यायिक प्रक्रिया, विधि का शासन, तमाम सारी चीजें हो जाए तो न्याय डिलीवर हो जाएगा। यही बात कुछ उपयोगितावादियों ने भी कहा। उपयोगितावादी या सुखवादी, उन्होंने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय है। अब देखिए न्याय संबंधित ये सब व्याख्याएं जब आने लगी तो कहीं ना कहीं न्याय के एक पक्ष यानी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय संबंधित बातों पर बल दिया जाने लगा। अब अगर न्याय की ऐसी व्याख्या होगी तो कहीं ना कहीं इससे सामाजिक अन्याय भी बढ़ेगा, क्योंकि योग्य लोग आगे आ जाएंगे और बहुसंख्यक आबादी जो है वो पिछड़ जाएगी। पूंजीवाद का विकास हुआ, सामाजिक आर्थिक विषमता देखी गई, और ऐसी स्थिति में न्याय की एक नए संदर्भ में व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई। अब जो है मार्क्सवादी आते हैं, वो कहते हैं कि न्यायप्रिय राज्य वह है जहां पर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका हो? राज्य का हो।
यानी राज्य क्या करे, मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करे और राज्य लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का वितरण करे, लोगों की योग्यता या क्षमता के अनुरूप उन्हें संसाधनों का वितरण करे। और जब मार्क्सवादी व्याख्याकार आए तो उन्होंने कहा प्रक्रियात्मक न्याय स्थापित करने से सिर्फ न्याय प्रदान नहीं होगा, बल्कि हमें न्याय के तात्विक पक्ष की भी बात करनी है, जो न्याय का असली पक्ष है, लोगों की नीड बेस्ड, आवश्यकता आधारित, लोगों की दशा के आधारित पर न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखो, न्याय संबंधित ये जब बहस छिड़ गई, एक तरफ उदारवादी कुछ और कहते थे, उपयोगितावादी सुखवादी कुछ और कह रहे थे, और एक तरफ मार्क्सवादी कुछ और कह रहे थे। तो न्याय की एक नई व्याख्या जॉन रॉल्स अमेरिकी विचारक आते हैं जो समतावादी विचारक कहलाते हैं, और उन्होंने न्याय की व्याख्या की अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांत में। और उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत मूलतः वितरणात्मक पक्ष से है। किसी भी न्याय राज्य के लिए न्याय प्रदान करना प्राथमिक गुण है, और वितरण कैसे किया जाए इसी पर राज्य की सफलता और असफलता निर्भर करती है। और जब रॉल्स आते हैं तो वो जो समानता और स्वतंत्रता में दोनों अधिक में कौन महत्वपूर्ण, दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण, इसकी व्याख्या को एक नए संदर्भ में लाते हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी सामाजिक सिद्धांत देने से पहले न्याय संबंधित हमें एक वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे में जानना होगा। मतलब अगर हम किसी भी नियम की स्थापना कर रहे हैं तो हमें एक मूल अवस्थिति में जाना होगा, जहां हम भूत वर्तमान भविष्य में हमारी स्थिति क्या होगी इससे हम बेखबर हों। अगर हमें पता हो कि भविष्य में हम कहां क्या होंगे तो हो सकता है नियम बनाते वक्त थोड़ा सा हम पक्षपाती हो जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये रॉल्स का मत था कि वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे में हमें जाना है, और उस अज्ञानता के पर्दे में सभी पूर्वाग्रह से रहित होकर हमें अब सामाजिक न्याय का सिद्धांत देना है। और वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत नंबर 1 की बात करते हैं, जिसको लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत 1। वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और यह हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और यह बुनियादी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। सुखवाद जो है वो क्या कहता है, देखो बच्चों, सुखवाद कहता है अधिकतम व्यक्तियों के सुख की बात करता है। जेरेमी बेंथम है, कई इसमें विचारक जो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब देखो वो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में चले जाओगे, संक्षिप्त में आज से आप समझो कि सुखवाद क्या कहता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या है, न्याय है। उदारवाद की मान्यताओं से सुखवाद भी प्रभावित है। सिद्धांत 1 क्या कहता है रॉल्स, कि पहले सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और यह प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। फिर सिद्धांत नंबर वह 2 रखता है, और इस सिद्धांत नंबर 2 के अंतर्गत 2A और 2B की बात करता है। कहता है जो भी सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, उसको इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाए, उसे इस प्रकार से संरचित किया जाए कि जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं, यानी जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त है, यानी जो समाज के हाशिए पर स्थित हैं, उन्हें अधिकतम सुख मिले, अधिकतम लाभ मिले। यानी जब भी हम अधिकतम सुख या लाभ मिले, यानी जो भी वंचित वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, जो भी दबे कुचले वर्ग हैं, उन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं को क्रमबद्ध करने में। और दूसरा क्या कहता है, अवसर की निष्पक्ष समानता होनी चाहिए। अवसर अगर नहीं है तो फिर अवसर की अगर निष्पक्ष समानता नहीं है तो फिर समानता का कोई औचित्य नहीं है। तो रॉल्स कहता है कि दोनों सिद्धांत में सिद्धांत नंबर 1 को पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए, इसकी स्थापना पहले होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं सिद्धांत 1 प्राथमिक है। फिर वो कहता है सिद्धांत नंबर 2 के अंतर्गत 2A की तुलना में पहले 2B को वरीयता देनी चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की निष्पक्ष समानता की बात होनी चाहिए। फिर हम देखें कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोग कौन हैं और उनके अधिकतम लाभ की या अधिकतम कल्याण या अधिकतम विकास के लिए हम काम करें। अब देखिए
रॉल्स कहता है कि ऐसा न्याय प्रदान करने के लिए कैसी व्यवस्था बनेगी। तो एक तरफ उदारवादी कह रहे थे प्रक्रियात्मक न्याय और मार्क्सवादी कह रहे थे तात्विक न्याय। रॉल्स दोनों को मिलाकर कहता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के द्वारा ही न्याय जो है प्रदान किया जाना चाहिए। अब थोड़ा रॉल्स तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ी आलोचना हो जानी चाहिए। देखो, रॉल्स भी कहने को एक समतावादी विचारक है, परंतु कहीं ना कहीं रॉल्स का झुकाव भी थोड़ा किधर है बताओ? स्वतंत्रता और समानता में पहले वो किसको प्राथमिक मानता है? कहता है ना कि सिद्धांत नंबर 1 को सिद्धांत 2 से पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं रॉल्स जो है वह थोड़ा स्वतंत्रता को प्राथमिक मानते हैं। एक तरह से वह उदारवादियों के खेमे में चले जाते हैं। दूसरा, रॉल्स अपने सिद्धांत नंबर 2 में क्या कहता है? इस सामाजिक आर्थिक जो भी असमानता है, विषमता है, उसको ऐसे क्रमबद्ध किया जाए। एक तरफ वो कहता है अवसर की निष्पक्ष समानता और दूसरा कहता है न्यूनतम सुविधा प्राप्त। कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास। अगर अवसर की निष्पक्ष समानता होगी तो फिर न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों की बात कैसे होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं रॉल्स का जो सिद्धांत है उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। अब देखिए, ये सारी कमियों को आगे चलकर इनके शिष्य अमर्त्य सेन आते हैं और रॉल्स संबंधित सिद्धांत का थोड़ा बहुत खंडन करके अपने सामाजिक न्याय की विचारधारा को रखते हैं। रॉल्स के सिद्धांत को आप आसानी से खंडित नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत कमियां दिख जाती है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को वह मानते हैं, परंतु यह सच्चाई भी है कि स्वतंत्रता मूलभूत प्रत्यय है, समानता से पहले। अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं। तो रॉल्स का सिद्धांत हमने कल पिछली क्लास में यहां तक पढ़ा था। आज चलते हैं थोड़ी अमर्त्य सेन की सामाजिक न्याय संबंधित या न्याय संबंधित व्याख्या। तो एक हेडिंग बना लोगे, अमर्त्य सेन की न्याय संबंधित, अमर्त्य सेन का न्याय संबंधित विचार। अब देखो, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्ट में देखिए एक सवाल मैं आपको रखूं जो 2013 या 14 का है। देखिए 2016 का एक सवाल मैं रख रहा हूं आपके सामने। हाँ, रॉल्स को लिखा दिया है। देखो हाँ बिल्कुल वही अर्थशास्त्री ही है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द रील्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। व्हाट आर योर सजेशन टू इंप्रूव देयर स्टेटस एंड परफॉर्मेंस? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव है? आज क्लास नंबर 4 होगी, है ना? है ना? यानी देखो, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अमर्त्य सेन के बारे में भी समझते हैं। अमर्त्य सेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधित व्याख्या रखते हैं। पहले उनके न्याय संबंधित विचार जानने से पहले अपनी किताब में वह 3 बच्चों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक खिलौना है जिसे 3 बच्चों में बांटना है। उपयोगितावादी, मार्क्सवादी, समतावादी,
या जो भी विचारक हैं वो बताएं कि वह खिलौने का वास्तविक हकदार कौन है। थोड़ा समझते हैं कि अमरसेन कहते हैं 3 बच्चे हैं, मान लो ए, बी और सी। इन तीनों के मध्य एक खिलौना है, उसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बच्चा है ए, वो कहता है कि मैं उस खिलौने का उपयोग करना जानता हूं, उपयोग करना जानता हूं। दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि मेरे पास खेलने को कोई अन्य खिलौना नहीं है, कोई अन्य खिलौना नहीं है। तीसरा, यह खिलौना मैंने बनाया है। अब देखो 3 बच्चे हैं ए, बी और सी। तीनों के अपने अपने दावे हैं, तीनों के अपने अपने तर्क हैं। अब अगर तीनों में आपको खिलौना बांटना है तो आप किसे खिलौना देंगे? अब आप बताएं इसमें से तीनों को देखकर कि खिलौना पहले किसे मिलना चाहिए। खिलौना बच्चा ए उसके लिए अधिक योग्य है, या बच्चा बी, या बच्चा सी? ये अब आप बताना। पहला बच्चा क्या तर्क देता है कि मैं उस खिलौने का उपयोग करना जानता हूं, मतलब कैसे इसे यूज किया जाए ये मैं जानता हूं, यानी इसकी उपयोगिता क्या है यह मुझे पता है, तो यह खिलौना आप मुझे प्रदान करें। दूसरा कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खेलने का कोई अन्य साधन या खिलौना नहीं है, अब अतः यह खिलौना मुझे मिलना चाहिए। और तीसरा कहता है कि यह खिलौना मैंने बनाया है अपने मेहनत से, तो इस खिलौने पर अधिकार मेरा है। अब आप बताना कि ए, बी, सी में वास्तव में खिलौना किसको मिलना चाहिए, कौन इसका हकदार है? बताओ कमेंट करके, तर्क देकर। ए, बी और सी में तीनों कंटेंडर हैं, तो तीनों में से कौन सर्वाधिक योग्य है, किसे खिलौना प्रदान किया जाए अथवा न जाए, ये अब आप बताएंगे कि तीनों में मोस्ट इसके लिए बताइए कहां गए सारे? सी रोशन, सोनाली ए, हर्षित सी, सुमित सी, प्रदीप बी। क्यों भाई? जो बता रहे हो सी, वो बताओगे तर्क भी उसके पीछे। पहला क्या कहता है कि मैं एक ही को देना है, खिलौना एक ही है, खिलौना जो है वह एक ही है, और एक ही खिलौने को इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को अगर देना हो तो सबसे उपयुक्त कौन है, सर्वाधिक योग्य उस खिलौने के लिए कौन है, ये आप बताएं। और क्यों, यह तीनों बात यह भी बताना है आपको। अगर जो खिलौने का उपयोग करना जानता है, यानी ये कैसे लोग हुए? अभी आप दर्शन पढ़ रहे थे, उसमें व्याख्या में क्या लिखोगे? उपयोगितावादी, है ना? जो खिलौने का प्रयोग करना जानता है, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, उपयोगितावादी। ये दूसरा कौन है? जिसके पास खिलौने के अतिरिक्त, इस खिलौने के अतिरिक्त अन्य कोई भी खिलौना नहीं है। कहीं ना कहीं आर्थिक विषमतावादी, मार्क्सवादी कह सकते हैं। तीसरा क्या कहता है? यह खिलौना मैंने बनाया है। एक तरह से यह स्वतंत्रतावादी, समतावादी। या उपयोगितावादी भी यहां जाएंगे, या पूंजीवादी, आर्थिक प्रणाली, तो कहीं ना कहीं उदारवाद भी आ जाएगा इसमें। अब आप बताएं, इन तीनों तर्क तीनों अपनी जगह क्या है, सही है।
परंतु सबसे योग्य इसमें कौन है यह डिसाइड करना, यह अपनी किताब में एक उपमा रखते हैं, एक उदाहरण रखते हैं अमर्त्य सेन, और कहते हैं कि अब रॉल्स बताएं, मार्क्स बताएं, या प्लेटो, अरस्तु, या जितने भी उदारवादी बताएं कि इन तीनों में से सबसे अधिक योग्य कौन है। मान लीजिए अगर मैं पहले वाले केस को कंसिडर करूं तो जो खिलौना बजाना जानता है या उससे खेलना जानता है, वास्तविक उपयोगिता किसको है? उसी को है। दूसरा, अगर कोई गरीब है जिसके पास अन्य कोई साधन नहीं है, तो उसकी आर्थिक दशा का ध्यान रखते हुए, सामाजिक आर्थिक विषमता का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं खिलौना इसे प्रदान कर दिया जाना चाहिए। दूसरा तर्क भी प्रबल है। और तीसरा जो है, जिसने खिलौना बनाया है उसके पीछे उसका मेहनत है, उसका लागत है, कहीं ना कहीं यह खिलौना का अधिक सक्षम दावेदार कौन है? सी है। अब तीनों ही अपने अपने संदर्भ में क्या है? न्याय के दावेदार हैं, खिलौना के वितरण के दावेदार हैं। कहीं ना कहीं यह तीनों दृष्टि का फर्क है, नजरिए का फर्क है। यह हम तीनों बच्चों को जब देखें और उनकी स्थिति को कंसीडर करें, और ए बी सी में से अगर हम मान लीजिए बांसुरी है, या जो खिलौना है यह बांसुरी है, और बांसुरी को हमें बांटना है ए, बी और सी में, तो ए जो है उस बांसुरी को बजाना जानता है, अतः उसके लिए उस बांसुरी जैसे खिलौने की उपयोगिता है। दूसरा जो बच्चा है उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक आर्थिक विषमता का ध्यान रख के भी यह बांसुरी उसे प्रदान कर दिया जाए। और तीसरा, किसी व्यक्ति ने कुछ घंटों की मेहनत के पश्चात यह बांसुरी बनाया है, अतः यह भी उतना ही सक्षम या योग्य दावेदार है। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही क्या हैं? वितरण मूलक न्याय के लिए योग्य एवं सक्षम दावेदार हैं। अब राज्य को अगर बांसुरी का वितरण इन तीनों के मध्य करना पड़े तो राज्य कैसे करेगा? यह अमर्त्य सेन ने यक्ष प्रश्न पूछते हैं। अमर्त्य सेन के गुरु रहे हैं जॉन रॉल्स, और वो अपने गुरु से सवाल पूछते हैं कि अब बताएं कि वितरण करते वक्त किस बच्चे का तर्क अधिक मजबूत है। ऑब्वियसली क्या है समस्या है यहां कि राज्य न्याय प्रदान करते वक्त, संसाधनों का वितरण करते वक्त अगर किसी भी एक परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखकर अगर वह संसाधनों का वितरण करे या न्याय प्रदान करे तो कहीं ना कहीं किसी अन्य परिप्रेक्ष्य की अवहेलना होगी। तो वह कहते हैं अमर्त्य सेन कि न्याय की अब तक जितनी व्याख्याएं हैं वो सभी अमूर्त है, वो कोई भी व्यावहारिक नहीं है। प्लेटो से लेकर और जॉन रॉल्स तक की बात करें, ये सभी समानता स्वतंत्रता जैसे प्रत्ययों तक ही सीमित है, इनका व्यवहारिक जीवन से कोई उतना लेना देना नहीं है। तो अमर्त्य सेन अपने न्याय की विचारधारा को अपनी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में रखते हैं। सॉरी, द आइडिया ऑफ जस्टिस में, द आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन न्याय संबंधित अपना मत प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? स्ट्रेस नहीं पड़ रहा ना, बस थोड़ा सा समझ लेना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना के साथ अपने इस न्याय संबंधित पुस्तक में अपनी न्याय का पक्ष रखते हैं। वो कहते हैं न्याय जो है वह अब तक अमूर्त बातों तक ही घिरा रहा, वह व्यवहारिकता में उसे परिणत नहीं किया गया, व्यवहारिक जीवन में उसे उतारा नहीं गया। वो कहते हैं कि जो बार बार सामाजिक न्याय की बात होती है तो बेसिकली सामाजिक न्याय क्या है? एक आदर्श है। समझना, न्याय जो है वह एक आदर्श है। दुनिया का कोई समाज इस आदर्श के निकट हो सकता है या इससे दूर हो सकता है। हो सकता है कि दुनिया का कोई समाज है जो न्याय प्रदान करते वक्त बहुत हद तक सही है, हो सकता है कोई समाज है जहां पर न्याय प्रदान करते वक्त वह न्याय के आदर्श से बहुत दूर है। ये जो गैप है, यही कहते हैं कि ये जो गैप है, यही गैप क्या है? सामाजिक अन्याय है। यानी जो न्याय प्रदान करने में जो न्याय का आदर्शात्मक पक्ष है और ये है न्याय का व्यावहारिक पक्ष, तो कहीं ना कहीं अगर हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास कोई भी राज्य करता है
तो वो जिस मात्रा में दूर है उतनी मात्रा में सामाजिक अन्याय क्या है, वहां बहाल है। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, बेसिकली इसकी व्यावहारिक व्याख्या होनी चाहिए। ये आपको देखना चाहिए कि आखिर सामाजिक अन्याय है तो क्यों है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, सामाजिक आर्थिक विषमता, ये सब है, यही तो सामाजिक अन्याय के रूप है। आखिर यह क्यों है, तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वह न्याय को प्राप्त करने के लिए जितना प्रयासरत रहा उस मात्रा में वह उतना सफल नहीं होंगे। अमर्त्य सेन दो बातों को रखते हैं, कहते हैं एक जो है वह नीति है और दूसरा जो है न्याय है। यानी न्याय का दो पक्ष है, एक नीति है और दूसरा न्याय है। नीति का संदर्भ क्या है, व्यवहार की उपयुक्तता या संस्थागत संरचना। जैसे आप कहते हैं ना कि नीति बनाई, तो कहीं ना कहीं नीति के अंतर्गत व्यवहार की उपयुक्तता संबंधित बातें हैं। वास्तव में किसी भी नीति को क्रियान्वित करने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ, यही क्या है, न्याय है। यानी न्याय जो है वह एक प्रकार से रियलिटी है, वास्तविकता है, और नीति जो है उसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास है। अगर नीति व्यवहारिक होगी, नीति प्रभावी होगी, कारगर होगी, तो न्याय डिलीवर हो जाएगा। राज्य को इन अमूर्त बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि समानता और स्वतंत्रता में पहले कौन बाद में कौन, बल्कि न्याय प्रदान करते वक्त राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार सामाजिक अन्याय को खत्म किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं नीति और न्याय के मध्य जो भेद है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझो, अगर गरीबी है, सामाजिक अन्याय की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं गरीबी है, अवसरों की समानता नहीं है, बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति में आप नीति बनाते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। अब उस उन्मूलन का अगर व्यवहारिक परिणाम, अगर गरीबी उन्मूलन हो गया, तो कहीं ना कहीं न्याय की बहाली हो गई। तो वो अमर्त्य सेन कहते हैं ये सब अमूर्त बातों में जो प्लेटो से लेकर रॉल्स तक हम चले आ रहे थे, इन पर ध्यान फोकस नहीं करना चाहिए। राज्य को ध्यान कहां फोकस करना चाहिए, यह सामाजिक अन्याय को समाप्त करने में। इसी सामाजिक अन्याय को समाप्त करना राज्य का मुख्य गुण होना चाहिए। और जब सामाजिक अन्याय समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। और यही जो सामाजिक अन्याय का स्वरूप है वह क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने न्याय की व्यावहारिक व्याख्या की है। वो कहते हैं कैपेसिटी बिल्डअप, अगर लोगों में क्षमता का ही निर्माण कर दिया जाए, सभी के लिए आगे बढ़ने की अगर उचित परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाए, तो न्याय डिलीवर हो जाएगा। जैसे आगे हम लोग समझें, अमर्त्य सेन का आप एक कैपेसिटी बिल्डअप अप्रोच पढ़ते होंगे, कैपेबिलिटी अप्रोच इसको कहते हैं, या इसको आप कह सकते हो क्षमता निर्माण उपागम। क्षमता निर्माण उपागम, जैसे आप समझना, एक तरफ उदारवादी कुछ कहते थे और दूसरी तरफ मार्क्सवादी। उदारवादी क्या कहते थे कि कुछ लोगों में बुद्धि है, कुछ लोगों में साहस है, कुछ लोगों में बुद्धि है, कुछ लोगों में साहस है, कुछ में क्षमता है, और इस कारण वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे हुए। जबकि मार्क्सवादी क्या कहते थे कि हर व्यक्ति में बुद्धि, साहस, क्षमता है, परंतु उनको उपयुक्त आवश्यक दशाएं उपलब्ध नहीं हुई, जिस कारण उनका विकास नहीं हुआ। यानी उनको उपयुक्त दशाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाई गरीबी के कारण। ऐसी स्थिति में उनका विकास नहीं हुआ। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि राज्य को न्याय संबंधित व्याख्या करते वक्त कहीं ना कहीं क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिए। मतलब कि अगर हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य के अवसर नहीं है। अगर प्रत्येक गरीब व्यक्ति को शिक्षा के अवसर प्रदान करा दिया जाए, अगर उसको स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करा दिया जाए, यदि उनका कौशल विकास करा दिया जाए, उनको यदि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, यदि उन्हें बुनियादी सुविधाएं, आवश्यकताएं उपलब्ध करा दी जाएं, तो वह व्यक्ति भी अपना विकास कर लेगा।
तो राज्य का ध्यान इन सब बातों पर नहीं होना चाहिए कि न्याय क्या है, न्याय कैसे बहाल किया जाए, बल्कि राज्य को करना क्या चाहिए। तो सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए लोगों के क्षमता को बढ़ाना होगा। कहीं ना कहीं जो भी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इन सब का विकास करके एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना होगा जहां कोई व्यक्ति अपना विकास कर ले। अगर जैसे विकास कर लेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय समाप्त होगा और न्याय डिलीवर हो जाएगा। ये जो न्याय संबंधित अब तक व्याख्याएं हैं वह कहीं ना कहीं अमूर्त है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, जब नोट करोगे तो और समझोगे। डिक्टेशन दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत? सारे लोग अब तो लिख लेते हो, है ना? चलते हैं, लिखते हैं। एक हेडिंग बना लोगे, अमर्त्य सेन का न्याय संबंधित मत या दृष्टिकोण। अमर्त्य सेन का न्याय संबंधित विचार या दृष्टिकोण। क्लियर है? न्याय संबंधित मत अमर्त्य सेन का, लिखिए। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक, अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में, अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में, कहां हो बच्चे? कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आ रही है आवाज ना? अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में आइडिया ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधित विचार प्रस्तुत किया है। न्याय संबंधित विचार या मत प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है जस्ट स्टार्ट किया है। उल्लेखनीय है कि सेन से पूर्व, उल्लेखनीय है कि सेन से पूर्व विभिन्न विचारकों ने, ब्रैकेट में, विभिन्न विचारकों ने ब्रैकेट में प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, अरे भाई सामाजिक अन्याय की परिभाषा कीर्ति आ रहे हैं ना, पहले क्यों लिखने? कमेंट सुन रहा हूं ना, पहले लिखो तो अपना पता चलेगा सामाजिक न्याय अन्याय क्या। अभी आ रहे हैं ना एक एक करके। प्लेटो से पूर्व विभिन्न विचारकों, ब्रैकेट में लिखो, सॉरी, सेन से पूर्व विभिन्न विचारक, प्लेटो, अरस्तु, उदारवादी, मार्क्सवादी और रॉल्स, इतने नाम लिखकर ब्रैकेट बंद करो, ने न्याय की व्याख्या के क्रम में न्याय की व्याख्या के क्रम में व्यावहारिक संदर्भों की अवहेलना की, व्यावहारिक संदर्भों की अवहेलना की और अधिकतर ध्यान समानता, स्वतंत्रता और अधिकतर ध्यान समानता, स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक आदर्शों पर केंद्रित किया।
अधिकतम ध्यान समानता, स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक आदर्शों पर केंद्रित किया। सेन, अमर्त्य सेन न्याय की व्यावहारिक संदर्भों में व्याख्या करते हैं। सेन, अमर्त्य सेन न्याय की व्यावहारिक संदर्भों में व्याख्या करते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक न्याय एक राजनीतिक आदर्श है। इनका मानना है कि सामाजिक न्याय एक राजनीतिक आदर्श है जिसे दुनिया का कोई भी राज्य पूर्णता में प्राप्त नहीं कर पाया है। सामाजिक न्याय एक राजनीतिक आदर्श है जिसे दुनिया का कोई भी राज्य पूर्णता में प्राप्त नहीं कर पाया है। यह बात और है कि कोई राज्य इस आदर्श के निकट है तो कोई बहुत दूर। यह बात और है कि कोई राज्य इसके निकट है और कोई इससे दूर। देखिए, सामाजिक न्याय रूपी आदर्श से जो दूरी है, सामाजिक न्याय रूपी आदर्श से जो दूरी है, वास्तव में यही सामाजिक अन्याय है। वास्तव में यही सामाजिक अन्याय है। जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी वास्तव में सामाजिक न्याय रूपी आदर्श से जो दूरी है, यही सामाजिक अन्याय है। जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के रूप में उपस्थित है। जो न्यूनतम सुविधाओं के अभाव के रूप में उपस्थित है। राज्य का यह प्रयास होना चाहिए। लिखूं क्या? कुछ लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं। राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अमूर्त सामाजिक न्याय के स्थान पर अमूर्त सामाजिक न्याय के स्थान पर मूर्त सामाजिक अन्याय राज्य का यह प्रयास होना चाहिए
राज्य का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अमूर्त सामाजिक न्याय के स्थान पर अमूर्त सामाजिक न्याय के स्थान पर मूर्त सामाजिक अन्याय, ब्रैकेट में मूर्त सामाजिक अन्याय जो दिखाई पड़ रहा है मूर्त है क्या? यह क्या है? गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, संसाधनों का संकट है, मूर्त सामाजिक अन्याय पर विशेष बल देते हुए इसे दूर करने के प्रयास अधिक से अधिक करे, अधिक से अधिक करे। ठीक है भाई, देखो मेन थीम आपको समझना है नीति और न्याय पर। कितना सटीक व्याख्या है, कितना व्यवहारिक व्याख्या, ये समझें आप। जैसे आप इसको फिगर से आप समझिए कि एक तरफ सामाजिक न्याय है, यह क्या है? राजनीतिक आदर्श है, यह राजनीतिक आदर्श है। इस राजनीतिक आदर्श को हर राज्य प्राप्त करना चाहता है। कोई राज्य इस आदर्श के निकट है और कोई राज्य इस आदर्श से दूर है। ये जो राजनीतिक आदर्श है कहीं ना कहीं यह क्या है? अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता है ना। और जो इसको प्राप्त करने में जो कमी है यही तो सामाजिक अन्याय है। यही क्या है? सामाजिक अन्याय है जो इस आदर्श को प्राप्त करने नहीं दे रहा। ये जो आदर्श को प्राप्त करने नहीं दे रहा यही तो सामाजिक अन्याय है। और सामाजिक अन्याय सेन कहते हैं किस रूप में है? तो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब क्या है? सामाजिक अन्याय। तो राज्य, अरे भाई आशीष 500 बार क्यों लिखते हो भाई? लिखो 500 बार। सामाजिक अन्याय जो है, राजनीतिक आदर्श अमूर्त है, कोई राज्य इसको प्राप्त नहीं कर सका। जो इसके निकट है वहां पर सामाजिक अन्याय कम है और जो इसके दूर है वहां पर सामाजिक अन्याय क्या है? अधिक है। तो राज्य को इस अमूर्त बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि न्याय प्राप्त हो अथवा ना हो, कैसे हो। राज्य को करना क्या चाहिए? ये जो सामाजिक अन्याय है ये मूर्त है, दिखाई पड़ता है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, इसको दूर करने के उपाय करने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं देखो कहना क्या चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है कि जो विद्यमान सामाजिक अन्याय के स्वरूप है उसको खत्म करने के लिए काम करें। यानी हम गरीबी को अगर खत्म कर दें, अशिक्षा को अगर दूर कर दें तो कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना हो जाएगी। और यही विचार अमर्त्य सेन का है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि बड़ा ही प्रैक्टिकल डायमेंशन इन्होंने रखा है कि राज्य सिर्फ करे क्या? तो वह गरीबी को दूर करने का प्रयास करे। यानी जो भी सामाजिक अन्याय के मूर्त स्वरूप है, दिखाई पड़ते हैं, इन सब को खत्म करने पर प्रयास राज्य को करना चाहिए, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखो भाई, मुंह से ही बोलता हूं, लिखो। तेज लिखाओ तो आपको दिक्कत है, धीरे लिखाओ तो और दिक्कत है। कुछ लोग बहुत फास्ट लिखते हैं, उनको लगता है बहुत स्लो चल रहा है ना। लिखो चुपचाप, अब कमेंट मत करना, चुपचाप लिखो, है ना। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अमर्त्य सेन अपनी न्याय संबंधित व्याख्या में, अपनी न्याय संबंधित व्याख्या में
नीति तथा न्याय के मध्य अंतर को रखते हैं। नीति तथा न्याय के मध्य अंतर को रखते हैं। नीति से उनका तात्पर्य नीति से उनका तात्पर्य संस्थागत संरचना और व्यवहार की उपयुक्तता से है। नीति से उनका तात्पर्य लिख दे रहा हूं जहां जहां कीवर्ड्स है, संस्थागत संरचना एवं व्यवहार की उपयुक्तता से है, जबकि संस्थागत संरचना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियरल करेक्टेडनेस, जबकि न्याय से उनका तात्पर्य वास्तविक अनुभव योग्य न्याय से है, जबकि न्याय से उनका मत वास्तविक अनुभव योग्य न्याय से है। सेन का मानना है कि किसी भी राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अपने नागरिकों के क्षमता निर्माण पर विशेष बल देना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अपने नागरिकों के क्षमता निर्माण पर विशेष बल देना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डअप अप्रोच कह लें या कैपेबिलिटी अप्रोच कह लें, जो भी, अर्थात राज्य को क्षमता निर्माण हेतु निम्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। क्षमता निर्माण हेतु निम्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। पहला, शिक्षा की उपलब्धता एवं विकास। शिक्षा की उपलब्धता एवं विकास। दूसरा, स्वास्थ्य की बेहतर दशाओं की उपलब्धता। स्वास्थ्य की बेहतर दशाओं की उपलब्धता। स्वास्थ्य की बेहतर दशाओं की उपलब्धता। थर्ड, कौशल विकास हेतु उपयुक्त परिस्थितियां। कौशल विकास हेतु उपयुक्त परिस्थितियां। नेक्स्ट, चौथा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा।
सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट, अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। अब जैसे ये जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा इसको व्यवहारिक संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लो एक तरफ है पूंजीवादी राज्य, एक तरफ है पूंजीवादी राज्य और दूसरी तरफ है समाजवादी राज्य। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मिश्रित मॉडल है। जब हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस आगे जब पढ़ेंगे तो मिश्रित मॉडल है। जैसे पूंजीवादी जो राज्य है, एक तरह से यहां पर मुक्त बाजार प्रणाली है और एक तरह से यहां पर स्वतंत्रता पर अधिक बल है। जो समाजवादी राज्य है वहां पर एक तरह से स्टेट ओन्ड यानी राज्य नियोजित आर्थिक संरचना है। अब देखिए राज्य का कौन सा मॉडल अच्छा हो, पूंजीवादी जो मॉडल है, आर्थिक मॉडल है, वह अच्छा है या समाजवादी मॉडल, थोड़ा सा यही से समझते हैं न्याय के परिप्रेक्ष्य में। जैसे पूंजीवादी जो मॉडल है उसमें कहा जाता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर बल दोगे तो कहीं ना कहीं विकास के कारण हर क्षेत्र में उसका लाभ दिखेगा। आप पढ़े होंगे कि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी तो हर क्षेत्र में विकास होगा और उससे विकास का लाभ छन छन कर जो निम्न पायदान पर है, ट्रिकल डाउन थियरी जिसको आप कहते हैं, अंतिम पायदान पर जो स्थित लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं पूंजीवादी राज्य जो है वह आर्थिक विकास की अवधारणा पर बल देते हुए कहीं ना कहीं न्याय प्रदान किए जाने की बात करते हैं, जबकि जो समाजवादी राज्य हैं वह सामाजिक विकास पर अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि आर्थिक विकास ठीक है, आवश्यक है, परंतु आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होनी चाहिए। ये जो पूंजीवादी मॉडल है यह कहीं ना कहीं लाभ अधिक से अधिक कमाने की भावना पर आधारित है और यह मानता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वह सोशल डेवलपमेंट की पूर्व शर्त है। एक तरह से आप अगर न्याय के संदर्भ में रखोगे तो ये जो पूंजीवादी मॉडल है यह क्या कहता है कि आर्थिक न्याय, समझना, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय की पूर्व एवं अनिवार्य शर्त है, पूर्व एवं अनिवार्य शर्त है। बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता, है ना। यानी आर्थिक न्याय जो है वह सामाजिक न्याय की पूर्व और अनिवार्य शर्त है। या कौन कहेगा, पूंजीवादी स्टेट या कैपिटलिस्ट स्टेट या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान फोकस करता है। दूसरी तरफ जो भी सामाजिक विकास की बात करेंगे, जो सामाजिक राज्य हैं, एक तरह से वह सामाजिक न्याय पर अधिक बल देते हैं और वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय बेमानी है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। समझना दोनों बात को कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय का कोई स्थान ही नहीं है, आर्थिक न्याय का कोई औचित्य नहीं है। कहने का मतलब यह कहेगा कि अंबानी अडानी को प्रमोट करो, अंबानी अगर उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी तो सबको लाभ होगा। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना नहीं कर सकते। और दूसरा कहता कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय करोगे तो वह न्याय टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि कई विसंगतियां उत्पन्न हो जाएगी, कल को बहुत सारी समस्याएं जन्म लेगी, संसाधनों का संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होगा और सामाजिक आर्थिक विषमता इतनी बढ़ जाएगी कि गृहयुद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। अब देखना, कुछ राज्य हैं जो मिश्रित मॉडल की बात करते हैं, जहां पर समाजवाद का भी विचारधारा के आधार पर दिखता है और पूंजीवाद का भी, लेकिन थोड़ा मिश्रित मॉडल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव किधर है, पूंजीवादी राज्य की तरफ।
थोड़ा दोनों के दृष्टिकोण को समझते हैं। अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण जो है, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक तरफ आप रखें आर्थिक न्याय और एक तरफ आप रखिए सामाजिक न्याय। अभी सामाजिक न्याय की परिभाषा आगे स्पष्ट आएगी, अभी आप मोटे तौर पर जिसको आप समझते हैं वही समझें। आप समझते हैं आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में संबंध समझना। जैसे मान लो सामाजिक न्याय स्थापित करना है तो हर व्यक्ति को आपको शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने होंगे, आपको स्वास्थ्य के बेहतर अवसर परिस्थितियां उपलब्ध कराने होंगे, आप लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान आप करेंगे, है ना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, है ना, बुनियादी सुविधा, लोगों का कौशल विकास करेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। अब आप समझना, यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक ऐसा न्याय जहां पर सभी, एक ऐसा राज्य न्याय, सामाजिक न्याय वहां तभी बहाल होगा जहां पर सभी को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर होना चाहिए। यानी उनके पास शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी है। अब देखिए ना, दोनों में रिलेशन। अगर आपको सामाजिक न्याय करना है 135-40 करोड़ भारतीयों के शिक्षा के मद में आपको खर्च करना है, स्वास्थ्य के मद में खर्च करना है, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना है, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, कौशल विकास करना है, इन सब के लिए बहुत बड़ी मात्रा में क्या चाहिए? पैसा। यानी बिना आर्थिक विकास किए क्या आप सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं? क्या नहीं। अब चलते हैं, कंसीडर करते हैं दूसरे पार्ट पर कि ठीक है, आर्थिक न्याय के क्रम में हम आर्थिक विकास पर अधिक बल अगर केंद्रित करें, परंतु आर्थिक विकास के बावजूद यदि संसाधनों का केंद्रीकरण कुछ सीमित वर्ग के हाथ में हो तो इस आर्थिक न्याय को प्रदान करने के क्रम में सामाजिक न्याय की ही क्या हो जाएगी? अनदेखी हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर हम आर्थिक न्याय प्रदान करने पर विशेष बल देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो योग्य क्षमतावान व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक अवसर प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में होगा कि आर्थिक विकास तो होगा परंतु सामाजिक आर्थिक विषमता भी क्या होगी? गरीबी बढ़ जाएगी और वह गरीबी, बेरोजगारी आदि के रूप में दिखे पड़ेगी। तो दोनों के मध्य एक बैलेंस चाहिए, यानी एक संतुलन चाहिए। न्याय का जो पलड़ा है उसमें आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में संतुलन चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, यानी क्षमता निर्माण के लिए सभी के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर कार्य राज्य को अधिक करना चाहिए, इससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। कुछ उदारवादी मॉडल के लोग हैं जो मुक्त बाजार प्रणाली या पूंजीवादी बाजार प्रणाली के संरक्षक हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, आर्थिक विकास के बिना सामाजिक न्याय या सामाजिक विकास की हम उम्मीद नहीं कर सकते। वास्तव में दोनों में क्या करना है? आपको बैलेंस रखना है, यही हमें समझना है। तो अमर्त्य सेन का जो आपने लिखा, एक तरह से वो क्या कहते हैं, उपरोक्त सभी चीजें अगर उपलब्ध करा दोगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय बहाल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि क्यों अमर्त्य सेन किस पर फोकस? लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, और सिर्फ आर्थिक न्याय हो और समाज में संसाधनों का अगर वितरण समान रूप में नहीं हो अपेक्षाकृत, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां आ जाएंगी। यही दोनों मॉडल आपको आगे कई टॉपिक में पढ़ना है कि हमारा आर्थिक विकास का क्या मॉडल होना चाहिए और सामाजिक विकास का क्या। तो अमर्त्य सेन का क्या विचार है ये आप समझ पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा गांधी और अंबेडकर को लास्ट में देख लो, ताकि कई जगह उनको हम लोग कोट करते हैं, है ना। अमर्त्य सेन के विचार की क्या कमियां दिखाई पड़ रही है? जैसे देखो, अमर्त्य सेन सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में थोड़ा अधिक किधर झुके हुए हैं? किधर झुके हैं? सामाजिक न्याय के लिए। परंतु सामाजिक न्याय के लिए आपको आर्थिक न्याय पर अधिक बल देना होगा।
कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कोशिश अधिक करनी होगी, तभी तो पैसा आएगा ताकि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न मध्य में खर्च कर पाएंगे। यानी अमर्त्य सेन का भी जो व्याख्या है कुछ संदर्भों में उस पे भी प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक रूप में लग सकता है ना। चलते हैं। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं कह सकते, हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती अवधारणा है। लास्ट में जब सामाजिक न्याय की परिभाषा लिखेंगे तो ये सब बातें आएंगी। थोड़ा सा गांधी का विचार देख लो और अंबेडकर का। तो पहले गांधी देखते हैं, गांधी में ज्यादा कुछ है नहीं, तो अगला एक हेडिंग बना लेते हैं, महात्मा गांधी के संदर्भ में सामाजिक न्याय, महात्मा गांधी के संदर्भ में सामाजिक न्याय। अब देखो, गांधी के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा है। गांधी लिखा है ना, लिखते महात्मा गांधी के बारे में संक्षेप में समझते हैं। देखो, गांधी ने कोई सामाजिक न्याय की अवधारणा नहीं दी है। स्पष्ट रूप में उन्होंने सामाजिक न्याय की परिभाषा कोई नहीं दी है कि गांधीयन फिलॉसफी में अगर हम कहें तो उन्होंने सामाजिक न्याय की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है, और न ही अंबेडकर ने भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है। कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं। हाँ, टैक्स वो आएंगे अभी सोनाली डिबेट पर। देखो, गांधी के दर्शन में सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है उसको समझते हैं। जैसे गांधी ने स्पष्ट रूप में उन्होंने कोई भी सामाजिक न्याय की विशद व्याख्या कहीं भी एक साथ अवधारणा के रूप में नहीं की, परंतु जो भी उनका सिद्धांत है, चाहे हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहें, चाहे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, जितने भी गांधीयन फिलॉसफी के टूल है, उन सब में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा अमूर्त रूप में दिखाई पड़ती है। गांधी कहते हैं कि जो भी सामाजिक न्याय की अवधारणा है, बेसिकली यहां पर व्यक्तित्व के विकास के स्थान पर सामूहिक मूल्यों के निर्माण पर बल देने की बात होनी चाहिए। यानी व्यक्ति के स्थान पर पूरे समाज या राष्ट्र के विकास के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, और इस क्रम में वह थोड़े से जो ग्रामीण जीवन है, कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि संसाधनों का एक वितरण होना चाहिए, परंतु वितरण करते वक्त कहीं ना कहीं हम बलात् ऐसा वितरण न करें। उनका जो भी सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं वह सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक ऐसे राज्य की अवधारणा को रखते हैं जहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हो, जहां लघु एवं कुटीर उद्योग हो, जहां भारी मशीनीकरण ना हो, जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार किया जाए, जहां पर शक्ति और प्राधिकार का विकेंद्रीकरण हो। यानी एक प्रकार से गांधीयन फिलॉसफी में सामाजिक न्याय एक बहुआयामी अवधारणा है, और वह स्पष्ट रूप में भले सामाजिक न्याय की व्याख्या करे न करे, लेकिन उनके विचारों से कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की जो उनकी अवधारणा है उसमें समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अति संवेदनशील वर्ग के लोग हैं, उनको भी सामाजिक जीवन में हर दृष्टिकोण से भागीदार बनाने की उनकी बात है। यानी कहीं ना कहीं वह न्यायप्रिय समाज की अवधारणा में समाज के आखिरी व्यक्तित्व को भी सर्व समावेशी समाज बनाने के क्रम में उसे समावेशित करने की बात करते हैं। तो गांधीयन फिलॉसफी में सामाजिक न्याय की अवधारणा थोड़ी जटिल प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। तो थोड़ा पहले नोट करो, फिर और समझाता हूं। चल नहीं रहा है इसी। गांधी की, महात्मा गांधी के संदर्भ में सामाजिक न्याय।
देखिए, महात्मा गांधी ने स्पष्ट स्वरूप में, हाँ, महात्मा गांधी ने स्पष्ट स्वरूप में सामाजिक न्याय की स्पष्ट स्वरूप में सामाजिक न्याय की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है, कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है, और न ही सामाजिक न्याय का अपना सिद्धांत दिया है, कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी है, और न ही सामाजिक न्याय का अपना कोई सिद्धांत दिया है। महात्मा गांधी के विचारों, महात्मा गांधी के विचारों में भले ही स्पष्ट रूप में सामाजिक न्याय भले ही स्पष्ट रूप में सामाजिक न्याय की अवधारणा नहीं दिखाई पड़ती हो, लेकिन भले ही सामाजिक न्याय की अवधारणा नहीं दिखाई पड़ती हो, लेकिन उनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, लेकिन उनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, न्याशिता, ट्रस्टीशिप जिसको आप कहते हैं, न्याशिता संबंधित मत, पहले लिख लो, भी समझा रहा हूं। न्याशिता संबंधित मत, ट्रस्टीशिप, तथा ग्राम स्वराज की अवधारणा में, न्याशिता संबंधित मत एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा में सामाजिक न्याय संबंधित बातें अवश्य शामिल हैं। सामाजिक न्याय संबंधित बातें अवश्य शामिल हैं। जैसे गांधीयन फिलॉसफी में जो सोशल जस्टिस है वो डायरेक्ट नहीं दिखता है ना, लेकिन जो भी उनका, चाहे सत्य की अवधारणा उनकी हो, चाहे अहिंसा की विचारधारा हो, चाहे सत्याग्रह की बात हो, चाहे ट्रस्टीशिप, न्याशिता संबंधित मत हो, या ग्राम स्वराज, ये सभी अवधारणा में सामाजिक न्याय किसी न किसी रूप में अंतर्भूत है, शामिल अवश्य है। एक अवधारणा के रूप में भले इसको आप न देख पाए, इसको परिभाषित उन्होंने नहीं किया, लेकिन जितनी भी उनकी विचारधारा है उसमें सामाजिक न्याय की बात है। जैसे एग्जाम्पल से आपको रखूं, न्याशिता का सिद्धांत सुना होगा, ट्रस्टीशिप थियरी जो गांधीयन फिलॉसफी में, जैसे गांधी कहते हैं कि जो भी पूंजीपति हैं वो अपनी संपत्ति का मालिक अपने को न समझे, बल्कि अपने को एक ट्रस्टी या एक अंशधारक के रूप में आप समझें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, उसने अपनी पूंजी, अपनी मेहनत के सामर्थ्य के दम पर 50 करोड़ की एक कंपनी खड़ी की जिस पर उसका मालिकाना हक है, तो गांधी कहते हैं उसे अपनी कंपनी का, वह अपने को मालिक ना माने बल्कि उसका एक ट्रस्टी माने, एक तरह से आप कह सकते हैं अंशधारक माने। यानी
जैसे मान लो एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एक कंपनी है बी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ रुपया है, जो एक्स ने अपने दम पे इस कंपनी को बनाया है। अब एक्स इसका मालिक है, लेकिन वह अपने को एक्स इसका मालिक न माने, बल्कि वह इसका एक ट्रस्टी या एक स्टेक होल्डर या अंशधारक के रूप में देखे, और जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप वह इसमें से अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन या पैसे को ले ले, और शेष जो है वह इसी में समाहित रहने दे। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति मालिक है एक्स और उसकी कंपनी बी है जो 50 करोड़ की कंपनी है, और उसकी आवश्यकता, उसका खर्च जो है अगर मान लीजिए साल का 2 करोड़ रुपया है, तो वो अपने को अपनी आवश्यकता के अनुरूप इतना रुपया जो है अपने यूज के लिए खर्च करे, और रिमेनिंग जितना है वह कंपनी ट्रस्टी है, यानी सबका उसमें स्टेक होल्डर है। अब देखो, अगर ऐसी विचारधारा होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत न्याय की बात नहीं होगी, व्यक्तिक न्याय की बात नहीं होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी। किसी एक व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक विकास की बात नहीं होगी, उस कंपनी या उस संस्था से समस्त समाज के कल्याण की बात होगी। तो गांधीयन फिलॉसफी में हम डायरेक्ट भले न सामाजिक न्याय को देखें, लेकिन हिडन रूप में सामाजिक न्याय हर जगह शामिल है, वह आपने नोट किया। आगे पैराग्राफ चेंज करके नोट करते हैं। देखिए, गांधी के दर्शन में सामाजिक न्याय एक बहुआयामी, सामाजिक न्याय एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक हैं। गांधी व्यक्तिगत समानता एवं स्वतंत्रता के समर्थक हैं। उनका मानना है कि यदि शक्ति एवं प्राधिकार, पावर एंड अथॉरिटी, पहले लिख लो, समझाता हूं कि यदि शक्ति एवं प्राधिकार का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन न किया गया, का विकेंद्रीकरण न किया गया, तो सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। अतः सामाजिक न्याय के लिए निर्णयन प्रक्रिया में सभी की भागीदारी, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन प्रक्रिया में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। पहले नोट करो, अभी समझाऊंगा, है ना। अतः निर्णयन प्रक्रिया में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। गांधी इसके लिए निम्न तत्वों पर बल देते हैं।
निम्न तत्वों पर बल देते हैं। पहला, शक्ति, प्राधिकार एवं संसाधन का विकेंद्रीकरण। लिख लो, समझ लेते हैं। शक्ति, प्राधिकार एवं संसाधन का विकेंद्रीकरण। अब देखो बार बार ये टर्म आ रहा है। शक्ति समझते ही है किसको कहते हैं। जैसे शक्ति और प्राधिकार में थोड़ा अंतर समझना। प्राधिकार आप किसको कहते हैं? वैध शक्ति को। वैध शक्ति को आप कह सकते हैं, सत्ता भी कह सकते हैं, प्राधिकार भी कह सकते हैं, अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई हाथ दे आप ना रुके, परंतु एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको हाथ देगा तो आप कहीं ना कहीं रोकोगे गाड़ी। कहीं ना कहीं उसको शक्ति है और वह शक्ति उसको किसी वैध स्रोत से मिली है, जो संविधान से, कानून से या जो भी प्रक्रिया है उससे मिली है। तो गांधी कहते हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी जब पहला शक्ति का, यानी शक्ति को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि दूसरों की इच्छा के रहते या ना रहते हुए किसी भी बात को मनवा लेना या कोई भी कार्य संपादित करा लेना। तो कहते हैं कि पहले शक्ति और प्राधिकार एवं संसाधन का हम क्या करें? विकेंद्रीकरण करें। अगर केंद्रीकरण होगा तो सामाजिक अन्याय स्थापित हो जाएगा। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संसाधन अधिक हो जाएगा और बहुसंख्यक आबादी क्या होगी? मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। तो शक्ति, प्राधिकार और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि कुछ मुट्ठी भर ही लोग जो हैं उनके पास ही शक्ति है, संसाधन है, सब कुछ है, बल्कि इसको हमें लोगों में अलग अलग विभाजित करना होगा। डिसीजन मेकिंग में सभी को इन्वॉल्व करना होगा। तो पहला आपने क्या लिखा? निम्न तत्वों पर बात देते हैं। फर्स्ट लिखा शक्ति, प्राधिकार एवं संसाधन का विकेंद्रीकरण। सेकंड पॉइंट लिखिए लघु एवं कुटीर उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल एवं मशीनीकरण का विरोध एवं भारी मात्रा में मशीनीकरण का विरोध एवं भारी मात्रा में मशीनीकरण का विरोध। तीसरा पॉइंट लिखो उपभोक्तावाद का विरोध, उपभोक्तावाद का विरोध, उपभोक्तावाद का विरोध। नेक्स्ट, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर विशेष बल। समझाता हूं एक एक करके। उपभोक्तावाद का विरोध, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर रोक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप में सुधार, व्यवस्थित स्वरूप में सुधार। नेक्स्ट, पूंजीवादी मानसिकता या प्रवृत्ति के स्थान पर, मानसिकता या प्रवृत्ति के स्थान पर न्यायिकता संबंधित विचारधारा पर बल। अब देखिए सारी बातें आपने लिखी। यहां क्या था? लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना
तथा भारी मात्रा में मशीनीकरण। पहला क्या था? शक्ति प्राधिकार एवं संसाधनों का विकेंद्रीकरण। अब देखिए, गांधी की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, बेसिकली वह शुरू से ही आपने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन जितनी भी उनकी विचार है उनसे हम सामाजिक न्याय का अनुमान लगा सकते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी में किस किस को हम सोशल जस्टिस कहते हैं। तो कहते हैं कि पहला, शक्ति प्राधिकार और संसाधनों का हमें क्या करना होगा? विकेंद्रीकरण करना होगा। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी होगी। भारी मात्रा में मशीनीकरण का विरोध। जैसे नेहरू जो है भारी मशीनीकरण के समर्थक हैं, जबकि गांधी लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं। ठीक है, लघु एवं कुटीर छोटे मोटे हस्तकरघा आधारित या छोटे मोटे जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी उद्योग हैं, तो जो भी लघु और कुटीर उद्योग हैं उनकी स्थापना पर बल। भारी मशीनीकरण से कहीं ना कहीं धन संग्रह की प्रवृत्ति जन्म लेगी। उपभोक्तावाद, खाओ पियो की संस्कृति, भौतिकता को प्रश्रय, यानी इस प्रकार की अगर विचारधारा होगी तो कहीं ना कहीं वह व्यक्तिवादी अधिक होगी, सामूहिकता का विरोध करेगी। तो गांधी कहते हैं उपभोक्तावाद यानी खाओ पियो की संस्कृति, इन सब का विरोध होना चाहिए। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, कि कैसे हम संसाधनों को उचित मात्रा में लोगों में बांटें, इस पर बल देना चाहिए। और लास्ट आगे कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप में सुधार, क्योंकि अधिकांश आबादी उस समय, जिस समय विचारधारा आई थी, अधिकांश आबादी कहां रह रही थी? ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण पिछड़ चुकी थी। अगर उसका व्यवस्थित पुनरुद्धार न किया गया, उसमें सुधार नहीं किया गया, तो फिर सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। अगला देखिए कितना सटीक पॉइंट है। कहते हैं कि पूंजीवादी मानसिकता मतलब धन से धन का संग्रह करना, धन से धन को कमाना, लाभ, अधिक लाभ की कामना, ऐसी प्रवृत्ति को त्यागना है, वरना सामाजिक अन्याय की तरफ हम अधिक बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों के हाथों में संसाधन सिमट जाएगी और बहुसंख्यक आबादी संसाधनों से क्या होगी? वंचित हो जाएगी। तो पूंजीवादी मानसिकता या प्रवृत्ति के स्थान पर करना क्या है? न्याशिता। अभी जस्ट समझाया कि पूंजीपति अपने को अपने उद्यम का स्वामी न माने, बल्कि अंशधारक माने, एक स्टेक होल्डर माने कि उतना ही उनका अंश है और जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुरूप। ध्यान रखना है यहां पर आवश्यकता में भी क्या रखने बात? उपभोक्तावाद का विरोध करना है। कहीं ना कहीं आपको सीमित मात्रा में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर बल देना चाहिए। तो न्याशिता संबंधित विचारधारा पर बल देते हैं। एक प्रकार से गांधी के दर्शन में सामाजिक न्याय स्पष्ट रूप में कहीं डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन उनके विचारों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो सामाजिक न्याय की उनकी विवेचना समझ में आएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपरोक्त बातों के साथ साथ गांधी, उपरोक्त बातों के साथ साथ गांधी सामाजिक न्याय हेतु, सामाजिक न्याय हेतु समाज के पिछड़ी जाति, समाज की पिछड़ी जाति, जनजातियों, समाज की पिछड़ी जातियों, जनजातियों को मुख्य धारा में समावेशित करने, को मुख्य धारा में समावेशित करने एवं उनके प्रति किसी भी सामाजिक भेदभाव एवं उनके प्रति किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार करते हुए
सभी को समान मानते हैं। सभी को समान मानते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना बच्चों? बस आज भर थोड़ा, आज के बाद कल से जब टॉपिक पे आ जाएंगे तो, लेकिन ये सब जानना जरूरी है ना। सभी को समान मानते हैं। लास्ट में अंबेडकर का सामाजिक न्याय, बार बार सुनते आ रहे हो सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, और अंबेडकर का सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा किसी भी एक किताब में ढूंढने की कोशिश करोगे, स्पष्ट रूप में नहीं दिखेगा, है ना। सामाजिक न्याय की अवधारणा या विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा। बार बार जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में, दलितों के मसीहा के रूप में, एक सर्वसमावेशी समाज बनाने के सर्वाधिक पक्षधर विचारकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रगण्य है, अग्रणी है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है वह कहीं ना कहीं उन्हें विद्वानों, अब लास्ट लाइन राहुल मुझे याद नहीं है, देख लेना वीडियो, है ना, उन्हें विद्वानों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण दर्जा, स्थान प्रदान करती है। बेसिकली थोड़ा इनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा को अगर हम समझें तो इनकी सामाजिक न्याय की इन्होंने भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने भी सामाजिक न्याय की कोई स्पष्ट परिभाषा न दी है। कह सकते हैं कि गांधी जी देखो, समाजवाद की तरफ नेहरू का झुकाव था, गांधी का झुकाव थोड़ा अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की तरफ था, वर्ण व्यवस्था, धर्म की बात करते थे। जैसे गांधीयन फिलॉसफी में धर्म का जो कंसेप्ट है वह अलग है, धर्म के रिलीजन वाले कंसेप्ट से अलग है। जैसे उनका एक स्टेटमेंट है, धर्म विहीन राजनीति मृत आत्मा शरीर के समान है। धर्म का मतलब उच्च नैतिक गुण या मूल्य वाला है। जब इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा था तो गांधी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण व्यवस्था, इसके समर्थक हैं और उस संदर्भ में जाति के समर्थक नहीं है। आते हैं पहले अंबेडकर पर ध्यान फोकस करो कि अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय की, इन्होंने भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, लेकिन इनका जो सामाजिक न्याय का दर्शन है वह 3 स्तंभों पर टिका है। पहला को आप कह सकते हैं स्वतंत्रता, दूसरे को समानता और तीसरे को भाईचारा। यानी अंबेडकर की जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है वह 3 उसके बुनियादी तत्व है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। अंबेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को समान रूप में मिलना चाहिए, चाहे चयन की स्वतंत्रता हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, चाहे अवसर की समानता हो या स्वतंत्रता हो। यानी स्वतंत्रता हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और वह जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि बंधनों से हटकर होनी चाहिए। यानी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। दूसरा, समानता भी सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और यह जो समानता है यह सभी क्षेत्र में, इसके साथ साथ सभी के मध्य एक भाईचारा की भावना होनी चाहिए। इन तीनों के आधार पर ही हम सामाजिक न्याय की विचारधारा को समझ सकते हैं। थोड़ा और इसको समझते हैं। एक तरफ है राजनीतिक लोकतंत्र समझना, और एक तरफ है सामाजिक लोकतंत्र। यानी एक तरफ सोशल डेमोक्रेसी है और एक तरफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र दोनों बातों में अंतर है, लेकिन अगर राजनीतिक लोकतंत्र जो बात कहता है वही बात अगर सामाजिक जीवन में लागू ना हो तो फिर
उस राजनीतिक लोकतंत्र का भी कोई औचित्य नहीं है। इसको आप ऐसे समझना कि मान लीजिए राजनीतिक लोकतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, और यह जो समानता है वह राजनीतिक रूप से है, अधिकारों के रूप में। स्वतंत्रता संबंधित आपको अधिकार है, उपबंध है। अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय 3 स्तंभों पर टिका है, वह है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको बंधुत्व आप कह सकते हैं। इन तीनों के अभाव में हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। वास्तव में जब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में तब्दील ना हो जाए तब तक हम सामाजिक न्याय की बात ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए समानता संबंधित जो राजनीतिक लोकतंत्र है वह क्या कहता है कि सभी व्यक्ति समान है, व्यक्ति ए और बी सभी क्या है, समान है। परंतु सामाजिक जीवन में सामाजिक लोकतंत्र भी तभी स्थापित होगा जब समानता संबंधित अवधारणा के अंतर्गत ए और बी के मध्य कोई भी सामाजिक जीवन में भेद ना हो। यानी अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अधिकार दे दोगे, संविधान बना दोगे, विधि का शासन लगा दोगे तो सामाजिक न्याय बहाल नहीं होगा। सामाजिक न्याय तभी बहाल होगा जब राजनीतिक लोकतंत्र किसमें कन्वर्ट हो जाए, सामाजिक लोकतंत्र में। मतलब जो भी राजनीतिक विचारधारा है, राजनीति के क्षेत्र में जो भी अधिकार दिए गए वह सामाजिक जीवन में भी पूर्णता के साथ लागू। ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको राइट कुछ और देती हो परंतु सामाजिक जीवन में जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव। और यही उनके सामाजिक न्याय की विचारधारा में है कि जब तक हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सामाजिक जीवन में विद्यमान न कर दे, हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्राप्त ही नहीं कर पाए। यानी अंबेडकर की फिलॉसफी में बेसिकली सामाजिक न्याय एक ऐसा आदर्श है जिसमें 3 प्रमुख स्तंभ हैं जो इन तीनों पर टिका है। और वह सिर्फ राजनीतिक जीवन की बात नहीं करते, वह कहते हैं सामाजिक जीवन में सामाजिक लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, वह तभी होगा जब स्वतंत्रता राजनीतिक जीवन में भी है और सामाजिक जीवन में भी, जब समानता राजनीतिक जीवन में भी है और सामाजिक जीवन में भी, जब भाईचारा के आधार पर, भावना के आधार पर एक दूसरे के प्रति निष्ठा, सम्मान की भावना सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ना हो, सामाजिक स्तर पर भी हो, तभी वह सामाजिक लोकतंत्र के रूप में दिखेगा। यानी अंबेडकर के न्याय संबंधित व्याख्या में मुख्य रूप से इन तीनों पर आधारित। जैसे अंबेडकर को हम अक्सर कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा हैं और कहीं ना कहीं वो दलितों के उत्थान के लिए सिर्फ राजनीतिक बैसाखी के रूप में वह आरक्षण की बात करते हैं। परंतु सच्चाई क्या है कि अंबेडकर सिर्फ आरक्षण के समर्थक कदापि नहीं रहे। उनका क्या मत है, जैसे वो कहते हैं दलितों उठो, एकजुट हो, अपनी अधिकार संगठित हो, शिक्षित बनो और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। बेसिकली जो सदियों से जाति व्यवस्था बनी है उसने ही स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा इन तीनों पर कुठाराघात किया है। इसी कारण समाज का एक बड़ा वर्ग समाज से अलग थलग हो पाया है और उसका सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है कि सामाजिक जीवन में भी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा हर स्तर पर बहाल हो, किसी भी के साथ भी समानता का उल्लंघन न हो, उसके समानता संबंधित सामाजिक अधिकार भी उतने ही सुरक्षित हो जितने राजनीतिक। यानी अंबेडकर के दर्शन में थोड़ा सामाजिक न्याय की विशद व्याख्या की गई है ना। थोड़ा इसको नोट करते हैं, कई जगह आपको ये काम आएगा। जल्दी से नोट करो, हमारे पास समय कम है, फिर कल इसको दोबारा लास्ट में 10 मिनट ब्रीफ कर दूंगा। हाँ, कह सकते हो तरह से यथार्थवाद, रियलिस्टिक। असल बेसिकली जो जाति व्यवस्था का दंश उन्होंने अपने जीवन में झेला तो उनकी उसी व्यथा का एक, कह सकते हो आप, उसी का एक तार्किक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया अपने सिद्धांतों के माध्यम से। लिखते हैं, लिखिए, सामाजिक न्याय के मसीहा, सामाजिक न्याय के मसीहा एवं
सामाजिक न्याय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने एवं सामाजिक न्याय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने वाले विद्वानों में डॉक्टर अंबेडकर सर्वप्रमुख हैं। विद्वानों में डॉक्टर अंबेडकर सर्वप्रमुख हैं। सर्वप्रमुख हैं। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। फिर भी उनके लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा उनके लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे हेतु है। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे हेतु है। समाज के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में व्यक्तियों के मध्य समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था की वकालत उन्होंने की है। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की वकालत उन्होंने की है। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि राजनीतिक जीवन में विधि के शासन, संवैधानिक व्यवस्था के कारण विधि के शासन, संवैधानिक व्यवस्था के कारण
सैद्धांतिक स्वरूप में राजनीतिक लोकतंत्र ब्रैकेट में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, राजनीतिक लोकतंत्र ब्रैकेट में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा ब्रैकेट बंद, उपस्थित हो परंतु सामाजिक जीवन में इसका अभाव हो, अर्थात समाज के स्तर पर जाति, धर्म, प्रजाति, समाज के स्तर पर जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर व्यक्तियों के मध्य भेदभाव उपस्थित हो, व्यक्तियों के मध्य भेदभाव उपस्थित हो, पैराग्राफ चेंज करके देखिए, अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दर्शन में, अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दर्शन में एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तीनों ही शामिल है। एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय अर्थात तीनों ही शामिल है। इतना आज रखो। कोई क्वेरी आज की क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो अब आपके पास आखिरी 5 मिनट है ना। कुछ अंबेडकर के बारे में संक्षेप में कल रखेंगे और भारतीय संविधान में रख के कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक सरकारी नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप, है ना। भारतीय संविधान में क्या है, 2-4 बातें, 1-2 सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ सामाजिक न्याय के मूल आशय को कल की क्लास में रख देंगे, है ना। अब तक जो आपने विवेचना की, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट हो आज की कक्षा से रिलेटेड जहां समझ नहीं पाए हो तो आपके पास आखिरी 2-4 मिनट है, 2-3 मिनट आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको लगता हो आज की क्लास से रिलेटेड, है ना। वैसे तो हमारे बच्चे पहले ही पूछ लेते हैं इतना, है ना। क्लियर है सारा? एनी डाउट, एनी क्वेरी? आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आप चीज न समझ पाए हो। अब देखो बच्चों, एक बार पूरा जो है न्याय का अब तक जो दार्शनिक पक्ष है 1-2 बार अगर अब भी पढ़ लोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएगा। अब डायरेक्ट यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचार को स्पष्ट करें, उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन जब भी राज्य का न्याय संबंधित अप्रोच की बात करेंगे तो वहां पर अंबेडकर सदैव आपको उनकी विचारधारा रास्ता दिखाएगी। लगता है सारे लोगों को कोई समस्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कल की क्लास हम लोग रखेंगे वही किस पे, तो सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा 1-2 वर्डिक्ट में क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है, सोशल जस्टिस की परिभाषा क्या रखी है उसके बारे में, और संविधान में क्या बातें हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कल मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।